यूपीपी री एग्जाम के लिए एक टॉपिक सरलीकरण और संख्या पद्धति। अक्सर आपने देखा होगा कि सारे कोर्स पाठ्यक्रम में यह टॉपिक मिसिंग ही रह जाता है। आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, इन टॉपिक को एकदम से इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि जनरली ये टॉपिक आपको प्रश्न देते हैं परीक्षा में। आपने पिछली परीक्षा अगर देखी होगी जो फरवरी में हुई थी, तो सरलीकरण से आपको पेपर के पन्ने इधर उधर में, जैसे कुछ क्वेश्चन इधर हैं कुछ क्वेश्चन बाद में थे, लेकिन 3 प्रश्न आपको सरलीकरण के दिखे थे। सरलीकरण का 3 प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोच कर चलिए कि थोड़ा बहुत अगर वेरियस मतलब चीज़ों को डिस्टर्ब कर दे, कन्फ्यूज कर दे वर्डिंग को, तो कहाँ हम कर पाएंगे। तो इसलिए इन टॉपिक को भी ध्यान देना चाहिए, इस पर भी हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। और 2 से 3 प्रश्न बहुत मुख्य होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिलेक्शन के दृष्टिकोण से। तो मैंने यहाँ पर सरलीकरण और एक सबसे इम्पॉर्टेंट संख्या पद्धति, हालांकि संख्या पद्धति एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत सारे टॉपिक से मिला होता है। यूपीपी एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड पार्ट है जहाँ से प्रश्न बनता है। मैंने 10 सरलीकरण से और 10 संख्या पद्धति से बहुत ही कम समय में, आधे घंटे के अंदर मैं इन सभी प्रश्नों को हल करा के आपको इस वीडियो को एंड कर दूंगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सब कवर कर लीजिएगा। फिर मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अब एकदम कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए, बिल्कुल डिस्टर्ब ना होइए और अपनी तैयारियों के आधार पर अपना पेपर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आपका हमेशा बेहतर होगा, आप हमेशा अपने प्रयासों के अनुकूल ही रहेंगे और प्रयासों से ही अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आप भी प्रयास करो, हम भी प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि कनेक्टिविटी और हमारा आपस में तालमेल बना रहे एक दूसरे के साथ। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। समय नहीं लेते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट मैं सबसे पहले कंफर्म कर दूं कि मैंने 2 टॉपिक लिया है यहाँ पर। एक तो सरलीकरण लिया है 10 क्वेश्चन, और एक संख्या पद्धति के वही पार्ट जो यूपीपी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित इस सेशन को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पर आते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सरलीकरण में जो टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होगा, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो आपको बॉडमास रूल से प्रश्न दे सकता है। तो बॉडमास का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। बी आप समझ रहे हो, ब्रेकेट ऑफ है, अर्थात कोष्ठक तोड़ना होता है। कोष्ठक में भी बार है, छोटा है, मझला है और बड़ा है, करेक्ट। ओ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑफ है। ऑफ का मतलब का होता है, इसका मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी आपको का को देनी होती है आफ्टर कोष्ठक तोड़ने के बाद। डी का मतलब आप सबको क्लियर है, डिवीजन है अर्थात भाग है। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है। और उसके बाद ए अर्थ आपको सबको पता है कि जोड़ है। और फाइनली आपका यस क्या है, घटाव है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर दें, बी है, ओ है, डी है, यम है, ए है, यस है, तो ब्रेकेट सबसे पहले, फिर आप मतलब का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर जोड़, फिर घटाव। इस प्रकार से हमें यहाँ पर बॉडमास के नियम को फॉलो करना पड़ता है। आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इसको अप्लाई भी कर चुके होंगे, इस तरह की प्रक्रियाओं को जानते होंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अलजेब्रिक फार्मूले से भी प्रश्न आते हैं। अलजेब्रिक फार्मूले से प्रश्न आते हैं। और अलजेब्रिक फार्मूले मतलब जो जनरल रूल हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, या हमने भी आपको कई बार पढ़ाया होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जितनी भी परिस्थिति बनती है, प्रश्नों को मैं क्लियर करूंगा तो वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। कुछ करड़ी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब घात घातांक से भी प्रश्न आपको दिख सकते हैं। घात और आधार पर आधारित प्रश्न भी आपको नजर आ सकते हैं। तो यही 2-3 चीज़ों को मिलाकर सरलीकरण का अप्रोच आपको दिया गया है। तो मैं आपको सरलीकरण के सीधा सीधा प्रश्नों पर लेकर चलता हूँ। उन प्रश्नों की बात करता हूँ जो परीक्षा से एकदम कनेक्टेड है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ देखिए, सिंपल सा प्रश्न है। बॉडमास का नियम लगेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 26 से पहले भाग दिया गया है, फिर प्लस लगा है, फिर आपको जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 26 से भाग करें, 13 दूना 26 होता है। 13 दूना 26, 13 चौके 52, 240। इससे भाग होगा 120 होगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर 13 तिया 39, 390 है। जोड़ दिया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 510 आया, जो किसी ऑप्शन में है नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। सिंपल सा प्रश्न है, बस केवल एक पैटर्न देख लेना भर जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, लेकिन पुलिस एग्जाम से एकदम रिलेटेड है। 110 है बटा x है, आपका मतलब का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 42 है बटे 5 है, बराबर यहाँ पर 840 है। अब आप देखिएगा 840 है और इसको हम लोग सॉल्व करें और x का मान यहाँ पर फाइंड करें कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलिए, हमें x को अगर डिफाइन करना है कि x क्या होगा, तो कुछ चीज़ें यहीं से अगर कनेक्ट होती दिख रही हैं, जैसे कि
अगर हम देख रहे हैं कि 0 0 से ख़त्म हो जा रहा है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। 42 दूना 84 होता है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 11/x रखिए और 5 उधर जाएगा तो 10/1 हो जाएगा। अगर x का मान आप निकाल रहे हैं तो सिंपली यू कैन राइट ये 10x बराबर 11 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11/10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन जो जनरली होती हैं, जो हम लोग पढ़े हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं। बस केवल मेरा उद्देश्य है कि आप लोग पैटर्न सीख लें, किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जोड़ घटाव के भी प्रश्न आपको सिंपल से दिख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं चाहिए और आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग कर लें। इंड डिजिट से भी डिसाइड कर सकते हैं, अंतिम अंक से भी। नहीं तो आपके पास जो टर्म है, जैसे कि देखिए 0.275 है और 0.569 है, माइनस है, देखो ये प्लस है, फिर ये माइनस है, 0.336 है। मैं कैसे कर रहा हूँ इसको समझिएगा। अंतिम डिजिट से डिसाइड कर सकते हैं, आप यहीं से भी कर सकते थे। 9 5 9 कितना होता है 14, 4 में से 6 निकला, 4 में से 6 निकला, -2 आया और -2 है तो लास्ट डिजिट के हिसाब से अगर जाएँ तो 10 से 2 निकाल दे तो 8 आना चाहिए था। 8 यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में, तो यही प्रश्न का उत्तर होगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। तो वैसे भी जब अंतिम डिजिट अलग अलग होते हैं तो इन डिजिट से ही कैलकुलेट कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ सोल्यूशन करिए, देखिए 9 5 14, 14 में से 6 निकला 8, अंतिम डिजिट देखिए 8 है। 7 6 13 में से 3 निकला, 10 के शून्य हासिल 1 होगा, 1 जोड़ दिया, 2 1 3, 3 5 8, 8 में से 3 निकला तो कितना होता है 5, 0.508 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सिंपल ऐसे प्रश्न भी यूपीपी एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, तो इन पर भी अपना फोकस, बस सब यहाँ पर पैटर्न जानना, बताना, समझाना उद्देश्य था और आपके कॉन्फिडेंस की बात थी कि आप चीज़ों को कनेक्ट किए रहिए। अगला देखिएगा, दिए गए समीकरणों में x का मान आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मान आपको बताना है। सीधा देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 सही 1/3 है तो इसको हम दिमाग में रखें कि 3 + 1/3 होता है। यहाँ पर 1/3 है ही है, -2 है और फिर इसको भी ओपन करेंगे, -1/3 होगा, क्योंकि माइनस बाहर लगा है। हम 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिखेंगे और उस आधार पे आपका दोनों माइनस हो गया, तो एक ऐसे ही खत्म हो गया, करेक्ट है। 3 में 2 निकला 1 होता है और 1/3 बचा हुआ है। 1 + 1/3 का मतलब 1 सही 1/3 लिख सकते हैं, या 3 1 के 3 1 4/3, जो ऑप्शन में लिखा उसी हिसाब से उत्तर कर दीजिए। तो आंसर आपका 4/3 हो सकता था या 1 सही 1/3 होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। करेक्ट आंसर इस टाइप से आप लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको फेस करने को मिलेगा। जो ब्रैकेट पर देखिए ठीक ठाक मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच है, बाकी थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई ना करके इसको जैसे ऐसे रहने दीजिए। 18 है, 23 है, 18 है और 23 है, मतलब एक प्रकार से 23 का वर्ग है और 18 का वर्ग है। नीचे बाकी टर्म को यहाँ पर लाइए, लेकिन उसके पहले जो वर्किंग है उसको डन कर लीजिए। क्या करना चाहता है, क्या कराना चाह रहा है, देखिए पहले ध्यान से। 529 का वर्गमूल सबको पता है 23 होता है। 23 गुणे 2 है और भागे 2 है, 2 2 से खत्म होगा और ये जो वैल्यू बची इसका वर्ग है, इसका मतलब 23 का वर्ग होगा। तो 23 का वर्ग मतलब 23 गुणे 23 है। ये देखिए दोनों वैल्यू आपकी यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। 18 का वर्ग 324 होता है। कुछ वर्ग याद रखिएगा वर्बल, कम से कम 20-25 तक का, घन भी कुछ 10-12 तक का आपको दिमाग में रहेगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगी प्रोसेस। 324 यहाँ पर राइट सोल्यूशन पाँचवें का हो जाएगा। तो पाँचवा क्वेश्चन आपका डन होता है। छठे पर आइए, देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए कुछ ऐसे पैटर्न्स आ जाते हैं जो आजकल जो परीक्षाओं में, जो आरपीएफ की परीक्षा है, जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, वहाँ से कनेक्ट होता हुआ प्रश्न है। 168 गुणे 32 है, इसका मान कितना है। 168 गुणे 32 की वैल्यू हम लोग को दे रखा है। 168 गुणे 32 बराबर दिया है 5376। अब आपसे कहा है कि 5 दशमलव, ध्यान से देखिएगा, मतलब पहले तो आप इसको समझ लीजिए, हमसे पूछा क्या है इसको ध्यान दीजिए। 5.376 डिवाइड बाई 16.8 का मान पूछ रहा है। मतलब एक तरह से एक चीज़ जाने रहिए, अगर कभी लिखा हो a इंटू बी बराबर अगर c लिखा है तो हम लिख सकते हैं c बाई a बराबर b, और हम लिख सकते हैं c बाई b बराबर a। इसका मतलब अगर 168 गुणे 32 लिखा है इतना, तो 168 से अगर हम 32 डिवाइड कर देते यह आ जाएगा, और सॉरी 5376 से अगर हम 32 डिवाइड कर दे तो 168 आएगा, और अगर 5376 से अगर हम 168 भाग करें तो 32 आएगा। मतलब आपको अगर इस वैल्यू को एज ए प्रोडक्ट आप सोच रहे हो तो इसको आप इससे भाग करो तो यह मिलेगा, और इससे भाग करो तो यह मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है 5.376 डिवाइड बाई कितना है 16.8 है, मतलब निश्चित तौर पर एक प्रकार से 16.8 अर्थात इससे भाग किया गया, तो यहीं पर वैल्यू हमारी कनेक्ट होनी चाहिए 32 के रूप में। बट डेसिमल का इधर उधर है तो डेसिमल को सेट करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू देखो बहुत बड़ी थी 5.376,
यहाँ पर हमने 3 स्थान पर दशमलव लगाकर इसको बहुत ही छोटा कर दिया, मिनिमम कर दिया। और जो 168 था ये भी ज़्यादा था, इसको थोड़ा और रिड्यूस करके हमने कितना कर दिया, यहाँ पर 16.8 कर दिया। ऊपर का मान छोटा है, नीचे का मान बड़ा है। बड़ी संख्या जब भाग करती है तो मान छोटा ही आता है, छोटी संख्या भाग करती है तो मान बड़ा आता है। अगर ऐसे प्रश्न आपको दिखे, उत्तर हमारा कन्फर्म है, केवल डेसिमल हमें सेट करना है, तो आप ऊपर के डेसिमल चेक करो कितने स्थान पर है 3, नीचे का देखो कितने स्थान पर 1, 3 और 1 का डिफरेंस क्या होता है 2, 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, 0.032 हो जाए 0.32 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। दशमलव को हमें ऐसे निर्धारित करना है, बाकी अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे अगर आपके मन में चलता है हमें नहीं एग्जाम में चीज़ें कनेक्ट हो रही है, नहीं हम लोग वहाँ पर डाउट में हैं, तो हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए कि 5.376 था, डिवाइड बाई आपको 16.8 करना था, दशमलव हटाना था, एक स्थान, यहाँ 3 स्थान था। भाई वो टाइम टेकन प्रोसेस होगा, बट कर सकते हो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना था। 3 स्थान पर था, 1 स्थान पर था, 3 स्थान और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, 0.32 राइट सोल्यूशन इसका बन रहा है। तो छठा प्रश्न आपका डन होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 1/43.21 इज इक्वल टू 0.2314, और उसके आधार पर इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 0.0004321, अर्थात यहाँ पर दशमलव का जो स्थान था, जो यहाँ पर 2 स्थानों पर था, उस स्थान को यहाँ पर 5 स्थान और शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके उसको 7 स्थानों पर कर दिया। आप अकाउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पर। ये निश्चित है कि जो वैल्यू इसमें थी न्यूमेरिकली वही डेटा इसमें भी आएगा, बट दशमलव के स्थान का इधर उधर रहेगा। और वो क्या होगा इसको हम लोग को पहले तय करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज करो एक नंबर है 25, इसको आपसे मैं कहूँ कि 5 से भाग करो, तो आप कहोगे सर आंसर 5 आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो हमने 25 को 5 से भाग किया था, थोड़ा छोटा कर दीजिए, 5 को 0.5 कर दीजिए। देखिए है तो 5 ही, लेकिन छोटा कर दिया। जैसे छोटा होगा यह मान बढ़ जाएगा और 1 0 उसके बाद बढ़ जाएगा, अर्थात 5 की जगह 50 हो जाएगा। इसी 25 को अब 0.5 की जगह 0.05 से अगर हम भाग करें, जैसे जैसे आप मान यहाँ नीचे छोटा करते जाएंगे, ऊपर की वैल्यू देखिए 2 स्थान मतलब 2 0 और बढ़ जाएगा, अर्थात 500 हो गया। नीचे जितना कमजोर करते जाएंगे मान उतना बढ़ता जाएगा। सेम उसी प्रश्न को यहाँ पर फील करिए। अगर 1/43.21 लिखा है, इसका मान 0.2314 लिखा हुआ है, तो तय कर लीजिए कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। दशमलव के स्थान को 2 पर था और भी 5 स्थान शिफ्ट कर दिया, 1/पॉइंट कितना हो गया, 3 बार 0 है, 4321 है। इसका मान देखिए जैसे यहाँ पर आया हुआ था 2314 लिख दीजिए आप लोग, करेक्ट है। अब आपने देखा कि दशमलव का स्थान, भाई वैल्यू तो वही रहेगी, डेसिमल को हमें सेट करना होगा। अगर हमने यहाँ पर 5 स्थान डेसिमल को और शिफ्ट किया है तो 5 0 पहले बढ़ा लीजिए, आप बढ़ा दिया जैसे वहाँ पर किया था, करेक्ट है, वैल्यू वही लिखा था। अब 4 स्थान पे दशमलव को अभी दिखा नहीं सकता था, अब दिखाऊंगा। 4 स्थान पे दशमलव है, 1 2 3 4, 4 स्थान पे जब लगाएंगे तो यह मान 23,140 होना चाहिए। इस आधार पर उत्तर आपका देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए तो जैसे जितना नीचे कमजोर होगा ना, उतना ही ऊपर का मान आपका बढ़ता चला जाएगा। भाई वहाँ पर वैसे भी 4 स्थान पर था, 5 स्थान इधर शिफ्ट किया तो डेसिमल 5 स्थान उधर शिफ्ट होगा, और जैसे शिफ्ट होगा 1 0 अपने आप को लेकर के वह 5 स्थानों पर अपने आप को फिक्स कर लेगा। ये 7वां डन होता है। 8वें पर आइए। ये फार्मूला एक सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, a² - b² डिवाइड बाई अगर a + b हो तो मान आता है a - b। इसी समय अगर a² - b² डिवाइड बाई a - b हो तो मान आता है a + b। इसी समय अगर a² - b², अब ध्यान से देखिए अगर इसी का कभी उल्टा कर दे, फिलहाल तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यह a² है माइनस b² है, और नीचे कितना है बताएं, a + b है। तो सिंपल सी बात है कि वैल्यू a - b आएगा। तो आप 3.63 ले रहे हैं a के रूप में, 2.37 इससे घटा दें क्योंकि a - b 13 से 7 6 होता है, 5 से 3 2 होता है, 3 से 2 1 होता है, 1.26 है जो कि डी ऑप्शन में आपको सिंपली दिया हुआ है। आप लोग ऐसे अलजेब्रिक पैटर्न का भी उपयोग समझे रहिएगा, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और देखिएगा अब देखिए यहाँ पर 2 फार्मूले आपको तैयार करने हैं। एक फार्मूला देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, a³ + b³ डिवाइड बाई अगर a² - ab + b² है तो इसका आंसर आएगा a + b, ठीक है। दूसरा a³ - b³ है, a³ इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, a³ - b³ है अगर ऊपर, और नीचे है a² + ab + b²। सिंपल सा देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है, ऊपर अगर a³ + b³ हो, नीचे a² और b² में तो प्लस है लेकिन ab में माइनस हो, तो वैल्यू a + b आएगा।
वहीं अगर बीच में माइनस लग गया और नीचे की तीनों टर्म में माइनस है तो यह वैल्यू आपकी ए माइनस बी हो जाएगी। करेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशन इसके प्रसार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं आप साफ साफ ए क्यूब, यहाँ पर देखा आपने क्या है बी क्यूब, नीचे चले ए क्या है ए स्क्वायर, ए क्या है देखिए ध्यान से, इसको देखिए तो प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, और माइनस अगर सोचिए तो माइनस लगा है ए बी है, यही चीज़ है जो यहाँ पर दिखा है। सिंपली आंसर इसका ए प्लस बी ही होगा। ए का मान अब 0.87 ले लो और बी का मान 0.13 ले लीजिए, जोड़ दीजिए 1.00 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू सिंपली कितनी होगी, एक होगी। अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आंसर एक होगा जो किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसके लिए हम लोग राइट सोल्यूशन लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का प्रश्न भी आपको परीक्षा में दिख सकता है, जैसे बार बार का फ्रैक्शन उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है 4 माइनस, मतलब इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो इसके बहुत अलग अलग तरीके के ट्रिक बताए जाते हैं, जोड़ करके वर्ग करके उस आधार पे चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखिए आपके पास ये नंबर है 1 है प्लस 4 बटे 1 प्लस 4 प्लस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 4 है। ध्यान देना, इसको कैलकुलेशन समझिएगा। 4 माइनस 1 बटे 4, पहले इसको अलग कर लीजिए, 4 चौके 16 में से 1 निकलेगा 15 बटे 4 होगा। करेक्ट है। अब उल्टा जैसे हम 1 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे ना तो 4 बटे 15 हो जाएगा। अब 4 बटे 15 का जब हम इसके साथ जोड़ करेंगे तो 15 चौके 60 4 64 बटे 15 होगा। फिर जब 1 के साथ ले जाएंगे तो 15 बटे 64 हो जाएगा। फिर हम इसके साथ जब करेंगे तो 64 गुणे 4, देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 1 25, 256 में 15 अगर जोड़ दिया तो 271 हो जाएगा। 271 बटे 64 होगा। फिर 1 के साथ फिर जब डिवीजन होगा तो 64 बटे 271 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि आपको पैटर्न क्लियर हो जाए, इस तरह के प्रश्नों का फील आपके अंदर आ जाए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं संख्या पद्धति के उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो आपसे परीक्षा में आपको फेस करने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक नंबर आप देख पा रहे हैं जो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, 87605x31y। 9 अंकों की एक संख्या है जो कि 72 से क्या है विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर पूछा है 2x माइनस 3y का मान बता दो, अर्थात हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को सोचना है और उसके आधार पे हमें आंसर करना है। तो अपना प्रश्न देखिए क्या है, 8 है, 7 है, 6 है, 0 है, 5 है, x है, 3 है, 1 है और y है। अब आप कंफर्म करो, देखो कितना है। यहाँ पर हम इसको y लेते हैं और इसको x। जब तक ये दोनों मान हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इसका आंसर कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह संख्या 72 से विभाज्य की बात कर रहा है। तो 72 से कोई संख्या तभी कटती है जब वो 8 से कटती है और 9 से कटती है। 8 से कटने का मतलब होता है उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटें, अंतिम 3 अंक क्या हो 8 से विभाज्य हो, तभी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य का मतलब होता है सभी अंकों का जोड़ 9 से कटे, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तभी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे हमको क्या, सबसे पहले अगर हमें 8 की विभाज्यता चेक करनी है तो अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अब अंतिम के 3 अंकों में प्रेफरेंसेस देखिए, 3 है, 1 है, y की जगह पर कोई सम संख्या ही होगी, क्योंकि 8 से कटेगा तो 2 से तो पक्का कटेगा। 0 2 4 6 8 हो सकता है, लेकिन ध्यान देना जो संख्या 8 से कटती है वह 4 से भी कटती है, मतलब वहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन में 4 की भाज्यता वाले नंबर को सोचने हैं। आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखते ही यह संख्या 10 हो जाएगी, तो 0 अलाउड नहीं होगा। आप 2 रख सकते हैं क्योंकि 12 हो जाएगा, 4 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 14 हो जाएगा, 6 रख सकते हैं क्योंकि 16 कट जाता है, और उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है देखिए 8 का। अब इसमें हमें रखकर सोचना कौन है, देखिए हम पहले देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर सोचा गया तो हम किसको किसको रख सकते हैं पहले आप तय कर लीजिए। हम 2 रख सकते हैं, हम 6 रख सकते हैं, लेकिन 2 6 में भी हमको प्रायोरिटी देख लेनी है कौन सेट हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 दोनों तो 8 के काटने लायक इसको बना नहीं सकते हैं। अगर हम 3 1 के बाद 2 लगाते हैं, सोचिए क्या 8 से कटेगी। 8 3 24 होता है, 24 7 31 होता है, 8 9 72, 8 से कट जाएगा। अगर हम 3 1 के बाद 6 करते हैं तो 8 3 24 और 7 6 के बाद 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब तय हो गया कि y का मान आपका क्या होगा, 2 होगा। y का मान जब हमारे पास 2 तय हो गया तो नंबर है 8 है, 7 है, 6 है, 0 है, 5 है, x है, 3 है, 1 है, और y की जगह पर हमने कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। ये तय हो गया, y का मान 2 है। अब x का मान और निकालना है हमें 9 की भाज्यता के आधार पर। तो 9 की भाज्यता सोचिए, जो संख्या 9 से कटे उसको हम 9 से मतलब डिविजिबल के हिसाब से अगर सोचें तो 6 3 होता है 9, 9 से कट गया। 7 2 9 होता है, 9 से कट गया। 8 1 9 होता है, 9 से कट गया।
अब अपने पास केवल 5 बच रहा है, ये x बच रहा है। 5 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि यहाँ पर वह संख्या आपकी 9 से कट जाए। तो आप सोचो 5 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 9 से कट जाती है। तो इसका मतलब x का मान आपका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जा करके वह 9 से कटेगा। मतलब संख्या कितनी है, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 0 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, 2। अब आप चेक करके देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं, खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दोनों जो मान अपने हैं वो भी तय हो चुके हैं। x y का मान ये था और x का मान हम लोगों ने कितना मान लिया, ये 4 है। अब थोड़ा सा एक बार चेक करिए पहले 9 की भाज्यता बन रही कि नहीं बन रही है। सब लोग देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 4 30, 30 3 33, 33 3 36, बिल्कुल 9 से कट गया। तो x का मान हमारे पास 4 है और y का मान कितना है, 2 है। अब उठा के इसी समीकरण में पुट कर दीजिए जो हमसे पूछा गया है, 2x माइनस 3y। तो 2 गुणे आप 4 कर दो, माइनस 3 गुणे आप 2 कर दो, 4 दूना 8, 8 में से 6 निकलेगा, कितना आ जाएगा, 2। इसका राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न आपसे पूछ सकता है जो डिविजिबिलिटी आधारित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल बताओ। तो सबसे पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताइए, 1 0 0 0 लिया। यह है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 1000 है। 11 और 13 की भाज्यता कुछ एक जैसी ही होती है। कैसे होती है आप समझने की कोशिश करिए। जो संख्या 11 से भी कटे, इसने बोला ना 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का गुणनफल पूछ रहा है। 1000 तो 11 से कटेगा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, 11 की विभाज्यता के लिए अगर हम लोग सोच लें तो देखिए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं और ये नंबर अपने आप कनेक्ट करता दिखेगा। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम 11 की विभाज्यता सोच रहे हैं तो यहाँ पर 1000 है और इसके पहले आपका रहा होगा कितना, 999 ना, वो तो फिलहाल 11 से कटेगा नहीं। अब हम लोग को अगर 11 से इसको डिविजिबल बनाना है तो आप सबको पता है कि हमारे पास अगर 11 की विभाज्यता के आधार पर अगर जाना है तो हम लोग को अंतिम अंक से एक एक अंक के अंतराल पर जो संख्याएं होती हैं अगर उनको जोड़ा जाए, मतलब इकाई से प्रारंभ करके और दहाई से प्रारंभ करके, तो जाकर के जो उनका डिफरेंस होगा, अगर वह डिफरेंस 11 से कटेगा तभी वह संख्या 11 से कटती है। करेक्ट है। अब अगर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसा कर दें कि हमें इसको चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। अगर हमारे पास 1 0 0 0 है और मैं इस 0 की जगह कितना बना दूँ, 1 बना दूँ। करेक्ट है। 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है, तो इसका मतलब है पक्का ही 11 से कट जाएगी। जो 1001 है 11 से कट जाएगी तो सबसे छोटी संख्या भी हो जाएगी। अब बात आती है 13 से कटने की। भाई 11 से तो कन्फर्म हो गया कि कट गया। अब 13 से कटने की बात आती है तो 13 से भी अगर आप सोचेंगे तो जैसे अपने पास यह जो 1001 है, हम सब जानते हैं 13 सतह 91 होता है, 91 9, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग देखें एक फिर आ जाएगा। जैसे अगर हम 1001 की बात करें तो यह 13 से भी डिविजिबल होता नजर आ रहा है। कैसे, सोचिए आपका 1001 है, अगर हम डिविजिबिलिटी के आधार पे जाएं, हालांकि देखिए इसका नियम ये होता है कि आप यहाँ पर अंतिम से 3 अंक लेकर के पेयर बना, देखो जैसे एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पर अगर ले जाकर इसको घटा दे, अगर हमें 0 हो जाता है ना तो यह आपका 13 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है। वैसे 1001 की बात करिए तो 13 से भी कट जाएगा, 11 से भी। कैसे, 13 सतह 91, 91 9, फिर 1 बचा, फिर 13 सतह 91, पूरी तरह से 13 से कट गया। तो 1001 ऐसी संख्या आई जो सबसे छोटी है, और यह क्या है, 4 अंक की सबसे वह छोटी संख्या जो 1000 के बाद होती है, जो 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। अब इनके अंकों का योग देखिए, इनके अंकों का योग एक बार 2, इसके लिए भी 2 ही होगा और इसके लिए भी 2 ही होगा। 2 दूना कितना होता है, 4। यही तो बोला था ना कि अंकों के योग का गुणनफल हमको बताना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। तो बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, सबसे ज़्यादा किस संख्या के टोटल फैक्टर हैं। टोटल फैक्टर निकालने का जो प्रोसीजर होता है, अगर हम किसी संख्या को ले लें, जैसे हमारे पास एक n हो, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r, ऐसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करें, मतलब अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें। और उसके बाद क्या करें, अगर हमें टोटल फैक्टर निकालना है, कुल फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दें, सारे पावर को एक जोड़ देते हैं, पावर को सब एक जोड़ लिया जाए और परस्पर मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से जो नंबर प्राप्त होगा वो टोटल फैक्टर होगा।
अब अगर हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 240। निश्चित तौर पर इस 240 के, ऐसा कोई हमेशा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ये पक्का है कि 240 यहाँ पर जो संख्या दी गई है, अगर हम 240 को फैक्टराइज कर लें तो यह 24 गुणे कितना आएगा 10, और 2 दूना 4 दूना 8, मतलब एक प्रकार से अगर इसका फैक्टराइजेशन किया जाए तो यह जो 24 होगा 2 की पावर 3, 8 हो गया, 8 त्रिक 24 हुआ, यह 2 पंचे 10 हुआ, मतलब एक प्रकार से 2 की पावर यहाँ पर 4 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। टोटल फैक्टर इसके देखा जाए तो 4 से 1 जुड़ा 5, 1 से 1 2, 1 से 1 2, 5 दूना 10 दूना 20, इसके टोटल फैक्टर 20 हो रहे हैं। ऐसे आप किसी भी संख्या का अगर आप सोचेंगे तो उसके फैक्टर तो निकलेंगे, लेकिन 20 से ज़्यादा किसी में नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर, बाकी आप करने का तरीका यही है भाई, बहुत हमको मैच कराना है तो सबको हम फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके उनके फैक्टर्स चेक करें। ज़्यादा प्रियोरिटी हो जाती, संख्या जितनी बड़ी होगी फैक्टर्स उतने ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी इवन नंबर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर 240 ही उत्तर होगा। आप चेक कर लीजिए, 156 में भी, 172 में भी, 200 में भी, किसी में भी 20 से ज़्यादा फैक्टर नहीं आएंगे। जैसे अगर आप 200 का चेक करिए तो 2 गुणे 100 हुआ, 2 गुणे 2 की पावर 1 है, और यह 2 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 होगा, 25 चौके 100 होता है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 2, 4 गुणे 3 होगा, 12 फैक्टर आएंगे, सबके कम होंगे। इसमें हमारे 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 होगा। इसके पास सबसे अधिक फैक्टर, क्योंकि यह पुलिस एग्जाम का ऐसा पैटर्न क्वेश्चन आपको दिख सकता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इकाई के स्थान पर पूछा है, किसके इकाई पर क्या आएगा। देखिए नंबर आपको दिया है 7 की पावर 71 है, 6 की पावर 63 है, 3 की पावर 65 है। मैं आपको बता दूं कि जब बेस पावर के नंबर हों, किसी संख्या के अंत में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो जो पावर होता है ना, जैसे 71 दिया है, 71 को 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, 4 से 18 चौके 17 चौके 68, रिमाइंडर पता करें 3 आया, रिमाइंडर निकालिए, उस 3 को 7 के ऊपर लगा दीजिए। मतलब जब अगर संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तो पावर को 4 से भाग करिए, रिमाइंडर लीजिए, रिमाइंडर को बेस के ऊपर अप्लाई करिए, 3 आया, 343 होता है ना, 3 आया। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो चाहे जो पावर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, वही का वही रहेगा, मतलब 6 के लिए 6 ही रहा। 3 में यही नियम लगेगा जो बताया अभी मैंने, 4 से भाग किया तो 14 चौके 64 होता है, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 3 के ऊपर अप्लाई कर दिया, 3 ही रहा, 3 छंगे 18, 8 हुआ, 8 त्रिक 24, 4 हुआ। इसके लिए राइट सोल्यूशन यहाँ पर 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है, आप लोग लगा सकते हैं। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जब कभी किसी एक संख्या a को b से भाग करते हैं, यदि a छोटा है b से तो रिमाइंडर a ही होगा। मतलब जैसे अगर 3 को 5 से भाग करिए तो रिमाइंडर 3 ही होगा, 5 को 13 से भाग करिए रिमाइंडर 5 ही होगा। मतलब छोटी संख्या जब बड़ी संख्या से भाग की जाती है तो वही के वही शेषफल हो जाती है। कह रहा कि एक संख्या थी n, जिसको जब मैं 8 से भाग कर रहा था तो रिमाइंडर 3 आता है, तो मैं पक्का मान लूँ कि वही संख्या ही 3 है, अर्थात हम 3/8 करते तो भी तो रिमाइंडर 3 ही आता। ऐसे प्रश्नों में हमेशा उस शेषफल को ही संख्या मान लेना चाहिए। अब कह रहा उसी संख्या को हम किससे भाग करेंगे, 2 से। उसी संख्या मतलब 3 को ही, उसी संख्या मतलब 3 को ही हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 1 के 2, 1 3 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका सही उत्तर आपका डी है, पहला 1 है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। 3 की पावर 10 है, इसको हम 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको थोड़ा साइक्लिसिटी प्लान करनी होगी। साइक्लिसिटी मतलब हम समझ गए यह 3 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार किया गया है, 10 बार, ऐसे 10 बार किया गया है। जब मैं भाग दे रहा था इसको 7 से, तो सबसे पहले मैंने जब 7 से 3 को भाग किया तो रिमाइंडर 3 आया। देखिए हमने प्लस माइनस 2 प्रकार के रिमाइंडर पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सब पढ़ाते हैं इस चीज़ को, मैंने ही नहीं, सब ने पढ़ाया होगा। 7 से जब मैंने 3 को भाग किया तो 3 आया, तो -4 आया। फिर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 होता है, 7 से भाग करो शेषफल 2 आएगा। हमें तब तक यह प्रयास करना है जब तक शेषफल या तो 1 हो जाए या तो -1 हो जाए। फिर 3 3 9 त्रिक 27 होता है, 7 चौके 28, 28 में से 1 कम होता है तो 27 होता है। मतलब अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दें तो जो वैल्यू आएगी वह 27 होगी, और उसको जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल -1 आएगा। मतलब हम 3 का उपयोग अगर 3 बार कर लें, जैसे इस नंबर को हम 3 की पावर 3 कर दें तो 3 की पावर 3 करते ही 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 करते ही आपको पता है कि यहाँ पर मतलब इसको प्रेजेंट अगर करना होगा
तो कैसे कर सकते हैं, 10 को 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, मतलब उसने 3 की पावर 9 तक कवर कर लिया। अभी एक 3 ऐसे बगल में लगा के रखी है, ऐसी बात नहीं कि पूरा कर दिया आपने। अब अगर आप पूरा सॉल्व करके देखेंगे 3 की पावर 10 हो गया, अपने हिसाब से काम हो गया। अब आप क्या करो, इसको जैसे ही आप क्या करोगे 27 से 27 को 7 से भाग करेंगे तो यह -1 से इस पर आएगा, -1 की पावर 3 कर दो। दिमाग में रखिएगा, -1 की पावर अगर इवन है, ठीक है, तो वैल्यू +1 होगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू -1 होगा। दिमाग में रखिएगा। तो यह वैल्यू आपकी देखिए -1 की पावर 3 है तो -1 हुआ, यह तो 3 ही है, और 7 से भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा। 3 गुणे 1 -3 हुआ, यह -3/7 हुआ। जब भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ले ही लिया जाता है, भाजक से घटा दिया जाता है, तो सही में शेषफल इसका 4 हो जाएगा। अगर आप 4 सोच रहे हैं, 4 कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी सही कर लीजिए। 16वां आपका 4 आंसर राइट सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फैक्टोरियल का प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। 0 का फैक्टोरियल है, +1 का फैक्टोरियल है, +2 का फैक्टोरियल है, +3 का फैक्टोरियल है, +1 ऐसे बढ़ते चले गए। 98 का फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई आपको बता दूं 5 है। 5 से हमें भाग देना है, तो शेषफल पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कि देखो 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाइए। तो अगर हम 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे सारे नंबर होंगे। अगर कोई संख्या 5 है या 5 से बड़ी है, उसके सभी फैक्टोरियल का मान अगर 5 से भाग किया जाएगा तो शेषफल 0 देगा, पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब हमें 5 फैक्टोरियल तक को लेकर कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अब अपने पास बच रहा है यहाँ से लेकर अगर सोचा जाए कि 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मान मैंने बताया 1 होगा, 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा, 2 गुणे 1, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल का मान 4 3 12 दूना 24 होगा। अब बटा कितना कर दो 5, 24 6 30 है, 5 से कट ही जाएगा, लेकिन जोड़ ले 30 4 34 है, 34/5 कर दें, 5 छंगे 30, रिमाइंडर आपका 4 आया। तो 4 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। कुछ लोग गलती से इसमें 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन सही से इसको प्रोसेस करिए, क्योंकि 0 को हो सकता है मन में किसी को आए 0 होता है, वहीं से गलत हो जाएगा और 3 उत्तर आ सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो राइट सोल्यूशन फिलहाल 4 होगा। देख लीजिएगा, जब भी जिससे हम भाग कर रहे हैं अगर उसके बराबर या उससे बड़ी संख्या है और फैक्टोरियल है, तो वह मान हमेशा उस संख्या से पूर्णतः कट जाता है, शेषफल वहाँ 0 आएगा। एक संख्या देखिए 1 3 2 4 6 8 को अगर हम 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता करना चाहें, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू कहते हैं इसको। किसी संख्या में किसी भी अंक का जो अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू होता है, वह नंबर खुद ही होता है। तो अगर अंकित मान की बात किया जाए, अंकित मान, तो इसका अंकित मान 3 ही होगा। और अब बात आती है किसकी, प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। तो स्थानीय मान 3 का देखो, अगर हम 3 लिख रहे हैं, इसके बाद जितने अंक हैं सबको 0 बना दीजिए। 30,000 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान का योग हमको पता करना है, योग करना है तो आप 30,000 तो था ही, 30,000 में 3 और जोड़ दीजिए। देखिए राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे हम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ये हो गया 18वां आपका। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्णवर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। पूर्णवर्ग मतलब ऐसी संख्या जो कि किसी संख्या का वर्ग होता है, किसी संख्या का वर्ग होता है। इस तरह के जब नंबर आए ना, तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पूर्णवर्ग वह है जिसके 2 पेयर, मतलब एक ऐसा पेयर बने संख्याओं का जो 2 बार मल्टीप्लाइड हो, जैसे 2 दूना 4 पूर्णवर्ग है, क्योंकि 2 गुणे 2 है। आप इसका फैक्टराइजेशन करिए, 12 गुणे 100 करिए। 12 मतलब 2 दूना 4 तिया 12 होता है। 100 का मतलब 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 5 होता है। देखो पेयर के रूप में 5 5 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 में 1 ही है, 1 की कमी है। अगर इसके पास भी एक अपना साथी होता तो यह इसको पूर्णवर्ग बना देता। मतलब हम 3 से गुणा कर दें तो यह संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से देखिए, बहुत समय लेना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इतने ही प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार करिए, जिससे कि पूरा पैटर्न आपका क्लियर हो जाए। मेरा बस उद्देश्य ये था कि आपको पैटर्न फाइनली कनेक्ट करता दिखे, जिससे कि आप परीक्षा में ज़्यादा समय ना लगाएं और सभी प्रश्नों को हल कराएं जो आपके एग्जाम में दिखें। तो उद्देश्य है कि सेशन भी आपके काम आया होगा।
और विश्वास है पूरा, और मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसे प्रश्न अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर कराएंगे। तो चलिए इसी कमिटमेंट के साथ, इसी विश्वास के साथ सेशन को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बाकी हम लोग और वीडियो में से आपको कनेक्ट करते हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए और जो प्रयास हो सकते हैं संभव उसको कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद।